गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है ब्रिटिश रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में ब्रिटिश राज्य और उसका प्रशासन। और ये जो ब्रिटिश रूल है, इस ब्रिटिश रूल को हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये उत्तराखंड में ही था। ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो हमारे पास कंप्लीट इंडिया को उन्होंने कवर किया था। और इंडिया को कवर करने के बाद यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको कहाँ लेके गए, वो इंग्लैंड लेके गए, ब्रिटेन लेके गए और उनको फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमें बेचना स्टार्ट कर दिया। मींस यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके उसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में बदल के जो है क्या कर रहे हैं, हमसे ही हमारा पैसा छीन रहे हैं। राइट। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन ब्रिटिशर्स की एंट्री अगर हम देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्रिटिशर्स की जो एंट्री होती है कंट्री में, वो एक्चुअली 1600 ईस्वी में दिसंबर का मंथ था। दिसंबर के मंथ में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुई और उसको स्टैब्लिश करने के बाद डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ट्रेड को आपका क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए प्लानिंग की। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को 1600 को अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि 1600 का जो टाइम पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में, ये किस पर्सन का टेन्योर है, किसका आपका ये आपका शासनकाल था, कौन इंडिया में रूल कर रहा था उस टाइम पे? अकबर, है ना, मुगल्स थे ना, ठीक है। तो अकबर का रूल था और अकबर एक बहुत क्या था, पावरफुल आपका बादशाह था। तो अकबर के टेन्योर में ब्रिटिशर्स को वो स्कोप नहीं मिल पाया इंडिया में क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कि वो यहाँ पे अपनी क्या बनाते, फैक्ट्रीज डेवलप कर पाते। लेकिन अकबर के बाद जो अकबर का बेटा आया जिसका नाम था जहांगीर, जहांगीर, इस जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, एक्चुअली एंट्री होती है। और ब्रिटिशर्स की जो एंट्री होती है 1608 में, 1608 में, ठीक है। अब 1608 में जब कौन आता है, हॉकिंस आता है। हॉकिंस आता है तो हॉकिंस आपका सबसे पहले किससे मिलता है, जहांगीर से मिलता है। 1608 में कहां मिलता है पता है आपको, कहां मिलता है? आगरा में, आगरा में मिलता है। और आगरा में जहांगीर से मिलने के बाद जो वो हॉकिंस था वो कौन सी लैंग्वेज में बात करता है उससे, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। सोचो एक ब्रिटिशर है, पर्शियन लैंग्वेज में बात कर रहा है किससे, जहांगीर से, और जहांगीर उसको फिर क्या नाम दे रहा है, इंग्लिश खां, है ना। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स को, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने आपका जो है इससे रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जो हॉकिंस है वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्या कर दे, ब्रिटिशर्स को एक आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कर दे, यहाँ पे परमिशन दे दे कि वो फैक्ट्री बनाए। और ये बनाना चाह रहे थे फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। लेकिन सूरत में, गुजरात में इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली। पता है ना आपको क्यों नहीं मिली? क्यों? क्योंकि ये जो आपका हमारा पार्ट था, इस पार्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा आपका पावरफुल थे कौन, पोर्तुगीज, पुर्तगाली बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और उनकी तो वैसे भी ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता है बहुत फेमस थी, यानी आपका उनकी नेवल आर्मी बहुत आपका पावरफुल थी। तो वो कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा था किसके साथ, इनके साथ। यही रीजन था कि उनको परमिशन नहीं मिली। तो जब सूरत में परमिशन नहीं मिली तो एपी में मिलेगी। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम वाज द फर्स्ट अनसक्सेसफुल फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन द एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रिटिशर्स की भारत में पहली असफल फैक्ट्री, पहला असफल कारखाना कहां पे बना था, आंध्र प्रदेश मुसलीपट्टनम में बना था। और पहली जो सक्सेसफुल फैक्ट्री बनी थी वो कहां पे बनी थी, वो सूरत में बनी थी। और सूरत में क्यों बनी बताओ, बाद में सूरत में इसलिए बनी आपका 1613 में, 1613 में, मुसलीपट्टनम 1611 में बनी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो ये तट था इस तरफ बेसिकली आपका क्या था, बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं था, स्कोप इस तरफ से था, अरब की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुसलीपट्टनम में आपका नहीं इनको सक्सेस मिली तो डेफिनेटली अब जहांगीर से इनको परमिशन सूरत में मिलने वाली है। तो जहांगीर ने क्यों सूरत में परमिशन दी, इसलिए दे दी क्योंकि जहांगीर का क्या हो गया, कुछ क्लैशेस हो गए किसके साथ, पोर्तुगीज के साथ। पोर्तुगीज ने मुगलों के कुछ आपके क्या थे, जो आपके शिप्स थे उनको कंट्रोल में ले लिया। इसकी वजह से सूरत में आपका जो है पहली सक्सेसफुल फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की बनी। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने इंडिया में ट्रेड को प्रमोट करते करते, आपको पता होगा कि ये आपका 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 के रिवोल्ट से वो आपका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, है ना। तो हमें अभी 1857 में नहीं जाना है, हमें तो उत्तराखंड की तरफ आना है। तो अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड में जब आपका एंटर किया होगा तो उत्तराखंड में एंटर करने के कुछ रीजंस होंगे,
मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा कि क्यों लाया गया, कौन लाया इनको, लेकिन पहले हम ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो एंट्री के रूल थे, उत्तराखंड में जो एंट्री के रूल थे, इंडिया में नहीं, उत्तराखंड में एंट्री के जो आपका बेसिकली क्या थे, यहाँ पे आपका रीजंस थे, अराइवल के जो पर्पस थे, एडवेंट के जो पर्पस थे, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये जो स्लाइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है रीजंस फॉर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडवेंट के कारण, उनके आगमन के कारण क्या थे। पहला कारण बच्चों ब्रिटिश की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटेन का आपका बेसिकली क्या था, उनकी आपका इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी का मतलब है उनका आपका साम्राज्यवाद की जो नीति थी, उस साम्राज्यवादी की नीति के तहत वो क्या कर रहे थे, अपने एरिया एक्सपेंड करने का काम कर रहे थे। दूसरी कंडीशन यहां पर हम आते हैं, सब्सिडरी अलायंसेस कर रहे थे वो लोग। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको पता था कि अगर कोई वीक सक्सेसर है तो उसको हेल्प प्रोवाइड करवा दो, है ना। यहां पे हमारे पास उत्तराखंड में टिहरी का परमार एम्पायर का किंग था जिसका नाम था आपका सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह एक ऐसा आपका हमारे पास क्या था, किंग था, या हम ऐसा प्रिंस कह सकते हैं जो गोरखास की वजह से आपका क्या कर रहा था, हेल्प ढूंढ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प दी उसको। अब ब्रिटिशर्स ने अगर हेल्प दी तो ब्रिटिशर्स ने फोकट में तो हेल्प दी थी, ब्रिटिशर्स ने हेल्प इसलिए दी क्योंकि ब्रिटिशर्स आपका इन एरियाज के आपका कैप्चर करना चाह रहे थे, इन एरियाज को कैप्चर करना चाह रहे थे। रीजन था आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसको हम हिमालयन बेल्ट में कहते हैं कि 86.07% एरिया इसका क्या हिमालयन है, और इसमें आपका देयर आर सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कई सारे आपका मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ में आपका अल्मोड़ा को हम कॉपर सिटी कहते थे, अल्मोड़ा में ही हमारे पास सिल्वर था, है ना। यहाँ पे हमारे पास माइनिंग के बहुत सारे स्कोप थे, खासकर आपका देहरादून वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइमस्टोन ज्यादा है। तो ब्रिटेन को यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटीज दिखी, नेचुरल रिसोर्सेज आपका ज्यादा दिखे, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करना चाह रहे थे। तीसरी कंडीशन आपका ये वाली है, उत्तराखंड का क्लाइमेट। उत्तराखंड का अगर हरिद्वार को मैं छोड़ देता हूँ, हरिद्वार के साथ में उधम सिंह नगर को छोड़ देता हूँ, तो जनरली उत्तराखंड का जो आपका क्लाइमेट है वो टेम्परेट है ना, शीतोष्ण जिसको हम कहते हैं। और ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था, यूरोप का जो क्लाइमेट था, वो भी आपका एक तरह से टेम्परेट ही था, है ना। उनके लिए प्लेन के एरियाज में रहना बहुत ज्यादा आपका क्या नहीं था, बेनिफिशियल नहीं था। वो एक ऐसा क्लाइमेट चाह रहे थे जहां पे आपका जो है ठंडा हो, तो उनको उत्तराखंड में एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी। यही रीजन था कि उत्तराखंड का ये बेटर क्लाइमेट उनको सूट कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रमोशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशन। रिलीजियस कन्वर्सेशन की प्रमोशन को करने के लिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले आता हूं, आपको मैंने शायद परसों भी बताया था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जब आए तो उन्होंने कुछ चार्टर्स लाए। चार्टर्स का मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किंग ने क्या किए थे, आपका घोषणा पत्र दिए थे, है ना। 20-20 साल का एग्रीमेंट दिया कि जाओ और इंडिया में ट्रेड करो। तो सबसे पहला अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्या देखता हूं, चार्टर देखता हूं, तो मैंने कहा सबसे पहला चार्टर था 1793 का। और 1793 का जो चार्टर था, ये चार्टर आपका 20 साल के लिए मिला, 20 ईयर्स के लिए। आपको पता है कि जब ये चार्टर आया तो इस चार्टर के टाइम पे, इस चार्टर के आसपास एक बहुत फेमस हमारे पास गवर्नर जनरल था बंगाल का। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। परमानेंट लैंड सेटलमेंट जिसने करवाया था, ठीक है। तो लॉ जो ये आपका 1793 का हमारे पास चार्टर आया ना 20 साल के लिए ब्रिटिशर्स के, उसमें मैक्सिमम यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या मिले, यहां पे रूल करने के लिए पॉइंट्स मिले, वो किसके थ्रू मिले थे, वो आपका इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू मिले थे। ये उत्तराखंड की हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका वाज द पावरफुल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसको ब्रिटेन के पीएम से कुछ स्पेशल राइट्स मिले थे, ठीक है। और उन स्पेशल राइट्स को 1793 के चार्टर के थ्रू फिर अदर गवर्नर जनरल्स को भी दे दिया गया, राइट। अब 1793 का चार्टर 20 साल के लिए मिला था, तो 20 साल में आपका 1793 में 20 ऐड करोगे तो नेक्स्ट चार्टर कब आना चाहिए, 1813 में। और 1813 का जो चार्टर है वो चार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1813 का चार्टर वो चार्टर था जिसके थ्रू ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतर दिए गए। पर कतरने का मतलब क्या, पावर्स आपका कम कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का जो पर्पस था वो क्या था, ट्रेड को प्रमोट करना। लेकिन इन्होंने ट्रेड के साथ क्या किया, यहाँ पे करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, और उस करप्शन की वजह से अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट इसको कंट्रोल करना चाह रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटेन की जो ट्रेड मोनोपोली थी, उस ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना था। 1793, 1813। अब जो ब्रिटेन की ट्रेड मोनोपोली थी, उस ट्रेड मोनोपोली में ब्रिटेन का ट्रेड जो था
मोनोपोली जो थी वो चाइना के साथ और चाय के साथ बनी रही। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ कंप्लीट ट्रेड कर सकती थी, चाय का कंप्लीट ट्रेड कर सकती थी, यानी कोई दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तीसरा जो पॉइंट आता है 1813 के चार्टर के थ्रू, वो आता है कि ब्रिटेन के जो आपका मिशनरीज थे उनको भारत में आके अपने रिलीजन की प्रीचिंग का राइट मिल गया। ठीक है, ब्रिटेन के जो पादरी थे, ब्रिटेन के जो मिशनरीज थे, उनको भारत में आने की परमिशन मिल गई कि वो क्या करें, अपने धर्म की प्रीचिंग करें, अपने धर्म का आपका क्या करें, आपका विस्तार करें। कब की बात है, 1813 की बात है। तो भाई उत्तराखंड में भी आपका 1814-15 की तो बात है ना। उसके अलावा फिर एजुकेशन पे यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च करने का भी आपका प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर के थ्रू। इसके बाद जो चार्टर है हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें फिर उत्तराखंड को पढ़ना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ रिलीजियस आपका क्या है, कन्वर्जन्स। तो 1813 के चार्टर के थ्रू मिशनरीज का भारत आना और भारत में अपने धर्म की प्रीचिंग करना, अपने धर्म का आपका क्या करना, प्रचार प्रसार करना, कन्वर्जन करना, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी था। तो उत्तराखंड में रिलीजियस आपका क्या है, कन्वर्सेशन को प्रमोट करना। ठीक है, मिशनरीज को लाना और धर्मांतरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है सुदर्शन शाह की आपका अप्रोच। सुदर्शन शाह परमार एम्पायर का एक ऐसा प्रिंस था जिसके फादर का नाम था प्रद्युम्न शाह। और ये जो प्रद्युम्न शाह था, इसकी डेथ 1804 में कहां पे हुई थी, खुड़बुड़ा में, देहरादून में। तो खुड़बुड़ा देहरादून में जब प्रद्युम्न शाह की डेथ हो गई, तो प्रद्युम्न शाह की डेथ के बाद उसका जो बेटा था सुदर्शन शाह, ठीक है, वो गोरखों को डिफीट देना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो सुदर्शन शाह का फादर मरा, कौन, प्रद्युम्न शाह, देहरादून में वो किसके अगेंस्ट मरा था, गोरखास के अगेंस्ट मरा था। ठीक है, तो गोरखा ने आपका क्या कर दिया था, सुदर्शन शाह के जो एंसिस्टर्स थे, जो उसके पूर्वज थे, उसके जो पितर थे, उनका सारा आपका किंगडम क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो वो चाहता था कि किसी तरह से गोरखास को रिप्लेस करके वो अपना लॉस्ट जो किंगडम है, अपना खोया हुआ जो साम्राज्य है, उसको प्राप्त कर ले। तो अब सुदर्शन शाह ने हेल्प किससे ली, यहाँ पे ब्रिटिशर्स से हेल्प ली। यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई। ठीक है, तो यहां से हम अब आगे आते हैं और आगे इस स्लाइड पे आते हैं। तो इस स्लाइड को समझना आप पहले, खासकर जो नए बच्चे हैं, ठीक है, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान रखना यहाँ पे। सबसे पहले मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, इन डेट्स को ध्यान रखोगे आप लोग। बॉर्डर डिस्प्यूट में बच्चों, जैसे आपका देखो हमारे पास ना यूपी, उत्तराखंड के नीचे यूपी है। ठीक है, तो यूपी नेपाल को टच कर रहा है, इधर से उत्तराखंड भी नेपाल को टच कर रहा है। तो ये जो कंट्रीज थी, इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आपका क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पहाड़ी एरिया में आए। ठीक है, और पहाड़ी एरिया में जो ये एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये काली रिवर है, ये भी तो आपका बॉर्डर नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूट ही था। इन डिस्प्यूट को सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि इन एरियाज, इन आपका डिस्प्यूट्स की वजह से आपका ब्रिटेन ने जो एरियाज कैप्चर किए थे, उनमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उनको ट्रेड करने में दिक्कत आ रही थी। तो वो चाहते थे कि होल सोल आपका कंप्लीटली उसको कवर कर लें। राइट, अब आओ यहाँ पर मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार रिपीट हो रही है। ये देखो, ये एक बात बताता हूं पहले कुमाऊं की। ठीक है, क्या नाम है, कुमाऊं। अब कुमाऊं की अगर मैं बात करूं तो, और एक लिखते हैं गढ़वाल। आप तो बॉर्डर की रहने वाली हो, है ना, गैरसैंण की। आपने द्रोणागिरी का नाम सुना है, दूनागिरी मंदिर, कहाँ पे है? नहीं, ये तो आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको बताना है कहाँ पर है। आप गए हो इस मंदिर में, गए हो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्योंकि गैरसैंण से आगे फिर आप जाते हो तो कहाँ एंटर करते हो, फिर गैरसैंण से 20-25 किलोमीटर आगे जाके कुमाऊं आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो कुमाऊं है, इस कुमाऊं में आपका रूल था किसका, चंदों का, चंद। ठीक है, और चंद जो डायनेस्टी थी कुमाऊं की, उनको रिप्लेस किया था गोरखों ने 1790 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कुमाऊं में चंद एम्पायर रूल कर रहा था, 1790 तक गोरखों, चंदों ने आपका कुमाऊं पे रूल किया। और कुमाऊं पे रूल करने वाला जो चंदों का लास्ट रूलर था, उसका नाम था महेंद्र चंद, DRACHAND, महेंद्र चंद ये था। ये जो महेंद्र चंद था, इसको किसने डिफीट दी, गोरखों ने। कब दी थी, 1790 में। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ हवाल बाग। और यहां से आपका गोरखास का रूल स्टार्ट हुआ कुमाऊं में।
गढ़वाल में अगर मैं बात करता हूं तो गढ़वाल में गोरखों का जो रूल स्टार्ट होता है वो 1804 से होता है। सॉरी 1804 भी हटा देते हैं पहले। पहले मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा लाने की परमारों को, परमार वंश, परमार वंश, इंग्लिश में इसको परमार लिखो आप, परमार। ये परमार डायनेस्टी गढ़वाल में रूल कर रही थी। कुमाऊं में चंद थे, गढ़वाल में आपके परमार थे। और परमारों का जो लास्ट रूलर दिखता है हमें यहाँ पे वो था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न शाह। ये जो प्रद्युम्न शाह था, इस प्रद्युम्न शाह ने लास्ट जो बैटल लड़ा गोरखों के साथ 1804 में 14 मई से, ठीक है, उस बैटल में प्रद्युम्न शाह की डेथ हुई। और प्रद्युम्न शाह की डेथ के बाद गढ़वाल में गोरखा रूल कब से स्टार्ट हो गया? 1804 से। इसका मतलब है कुमाऊं में जो गोरखा रूल स्टार्ट हुआ था 1790 से स्टार्ट हुआ। कुमाऊं में जो गोरखा रूल स्टार्ट हुआ वो गढ़वाल में जो स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ? 1804 से हुआ। अब ये जो दोनों रूल हैं, कुमाऊं में 1790 से और गढ़वाल में 1804 से, ये टोटल उत्तराखंड में जो रूल रहा गोरखों का वो 1815 तक रहा। इसका मतलब क्या है? कुमाऊं में गोरखों का जो रूल था वो कितने साल था? 25 साल। ठीक है, गढ़वाल में गोरखों का जो रूल था वो कितना था? 10.5 से 11 साल। अब ये जो रूल है, इस रूल को खत्म करने के लिए, ठीक है, कुमाऊं में हर्षदेव जोशी का और गढ़वाल में सुदर्शन शाह का, यानी प्रद्युम्न शाह का जो बेटा था, ठीक है, वो आपका एफर्ट्स लगा रहा है कि किसी तरह से गोरखों को डिफीट दी जाए। तो ये जो स्लाइड है इसी को रिप्रेजेंट करेगी। ये शायद मैंने परसों भी डिस्कस की थी आपसे, ये वाली, ठीक है, यही बोला मैंने। विद द डिफीट ऑफ चंदाज इन द एरिया ऑफ कुमाऊं इन द ईयर 1790 एंड परमाराज इन द ईयर 1804, कंप्लीट उत्तराखंड किसके सुपरविजन में आ गया? गोरखास के सुपरविजन में आ गया। अब गोरखास के सुपरविजन में कब तक रहा? 1815 तक रहा। 1815 में अब ब्रिटिशर्स की एंट्री करवा दो। एक्चुअली ब्रिटिशर्स की एंट्री 1815 में नहीं हुई, 1814 में हुई थी, 1814 में। और गोरखास का ब्रिटिशर्स के साथ जो क्लैश हुआ, ये कितने साल हुआ था? 2 साल, लगभग 2 से 2.5 साल का क्लैश था गोरखा। इसको हम एंग्लो गोरखा आपका क्या कहते हैं? आपका कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। इसको आंग्ल गोरखा आपका कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, आंग्ल गोरखा संघर्ष भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 1814 से 1816 तक रहा। लेकिन डिसाइडिंग जो ईयर था वो कौन था? 1815 था, राइट। तो यहां पे अब आगे आएंगे, तो आगे आते हुए इस स्लाइड को देखो, तीसरा पॉइंट देखो इसमें। ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्री हो रही है 1815 में, कहां पर? गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिलाकर। फाइनली ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। गोरखास का रूल आपका रिप्लेस हुआ। और गोरखास के रूल के रिप्लेस होने के बाद उत्तराखंड का जो ये मैप था, ये मैप थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा यहां पर। ये बिल्कुल सेम मैप है, लेकिन इस मैप में आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जो मैप है उत्तराखंड का, सपोज मैं आपका उत्तराखंड का ये मैप बता रहा हूं कि ये आपका मैप है उत्तराखंड का, राइट। इस उत्तराखंड के मैप में कितने डिवीजन थे? 2 डिवीजन थे। ये था आपका कुमाऊं और ये था गढ़वाल। अब जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है और गोरखास को डिफीट देते हैं यहां पर भी और यहां पर भी, तो ब्रिटिशर्स ने जो आपका गोरखों को डिफीट दी, तो ब्रिटिशर्स का खुद का लॉस भी तो हुआ होगा। तो ब्रिटिशर्स का जब खुद का लॉस हुआ होगा तो मैं वो लॉस आपका जो है कहीं ना कहीं लूंगा किसी से। तो ब्रिटिशर्स का जो आपका वॉर में लॉस हुआ, उस वॉर का कंपनसेशन वो किससे मांग रहे हैं? वो परमार एम्पायर के प्रिंस से, सुदर्शन शाह से मांग रहे हैं कि भैया बैटल में जो लॉस हुआ उस लॉस को दे, नहीं तो तेरा साम्राज्य हम हड़पते हैं, तेरा किंगडम हम हड़पते हैं। तो अब क्या किया सुदर्शन शाह ने? सुदर्शन शाह के पास मनी नहीं थी, सुदर्शन शाह के पास पैसा नहीं था, उसके पास वेल्थ नहीं थी। यही रीजन था कि उसने आपका ब्रिटिशर्स को वो वेल्थ नहीं दी, वो पैसा नहीं दिया, वो वॉर कंपनसेशन नहीं दिया। और इसी वजह से जो हमारा गढ़वाल का एरिया था उस गढ़वाल का भी डिवीजन हो गया। तो अब जब गढ़वाल का डिवीजन हुआ, तो गढ़वाल का डिवीजन होने के बाद उत्तराखंड के मैप में अगर देखें तो कुमाऊं का एरिया तो ये हो गया, ठीक है। या एक सेकंड है, मैप भी नहीं है ना मेरे पास, शायद एक सेकंड रुको, इसमें मैप रखा है मैंने। एक सेकंड रुकना जरा। गोरखास है इसमें कहीं?
सपोज मैंने कहा ये उत्तराखंड का मैप है, इस मैप में हमने कहा ये एरिया कौन सा है, कुमाऊं का, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कहा, कुमाऊं कमिश्नरी। 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना, ब्रिटिशर्स ने कुमाऊं कमिश्नरी एस्टैब्लिश कर दी। अब गढ़वाल में किसका रूल था, परमारों का रूल था। परमारों के रूल में सुदर्शन शाह वाज द पर्सन जिसने ब्रिटिशर्स को क्या किया था, यहाँ पे इनवाइट किया था कि गोरखों को डिफीट दो। तो गोरखों को जब डिफीट मिल गई तो गोरखों की डिफीट के बाद वॉर कंपनसेशन मांगा ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने को जो वॉर कंपनसेशन नहीं मिला, तो उस वॉर कंपनसेशन ना मिलने की वजह से इन्होंने गढ़वाल का भी डिवीजन कर दिया। तो यानी गढ़वाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और गढ़वाल का जो डिवीजन हुआ, इस डिवीजन में एक आया हमारे पास टिहरी प्रिंसली स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, टिहरी रियासत कहते हैं, और एक आया आपके पास ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, ये ब्रिटिश गढ़वाल आ गया, ठीक है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में कौन सा एरिया था पता है आपको, ब्रिटिश गढ़वाल में वो एरिया था जो परमारों का सबसे डेवलप्ड एरिया था। अब इस डेवलप्ड एरिया में क्या था बच्चों, इस डेवलप्ड एरिया में पूरा पौड़ी था, ठीक है, क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सिटी श्रीनगर आपका डेवलप्ड था। पौड़ी अपने आप में एक हिल स्टेशन था, देवलगढ़ जैसे एरियाज, ठीक है, और उसके बाद पार्शियल रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आधा पार्ट यानी मंदाकिनी रिवर वैली का अपर पार्ट, जैसे आप मैप देख पा रहे हो, तो इसमें रुद्रप्रयाग में आपका ये ऊखीमठ देख रहे हो, है ना, ऊखीमठ के इस तरफ से आपका जो रिवर जो है वो कौन सी जाती है, मंदाकिनी जाती है। तो यहाँ से आपका ये जो मंदाकिनी रिवर आ रही है यहाँ तक, कहाँ तक, रुद्रप्रयाग तक, यहाँ तक, इस एरिया को इन्होंने प्रिंसली स्टेट में रखा। ऊपर का जो लोअर पार्ट था, और इधर से आपका कौन सी आई, ये जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे ऊपर से मंदाकिनी आती है, और इधर से आपका कर्णप्रयाग होते हुए कौन सी आती है, अलकनंदा, यहाँ से फिर अलकनंदा रिवर नीचे बढ़ती है। तो अलकनंदा का ऊपर वाला पार्ट यानी आपका कौन सा, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था, वो किसके पास चला गया, वो टिहरी स्टेट के किंग के पास चला गया, जिसका नाम था सुदर्शन शाह। और जो डेवलप्ड एरियाज थे, चांदपुर गढ़ी हो गया, श्रीनगर हो गया, देवलगढ़ हो गया, पौड़ी हो गया, ये किसका पार्ट बन गए, ये ब्रिटिश गढ़वाल का पार्ट बन गए, यानी ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर कर लिया। अरे इस ब्रिटिश गढ़वाल को रेगुलेट कौन कर रहा था, यहां से कुमाऊं कमिश्नरी रेगुलेट करने का काम कर रही थी। तो कहते हैं कि गढ़वाल का डिवीजन कब हुआ, 1815 में। हु वर द पर्संस इन्वॉल्वड इन द डिवीजन ऑफ गढ़वाल, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने आपका गढ़वाल का डिवीजन किया। क्यों किया, क्योंकि वॉर कंपनसेशन नहीं दे पाए कौन, यहां पर सुदर्शन शाह। तो अब सुदर्शन शाह जब वॉर कंपनसेशन नहीं दे पाए, तो सुदर्शन शाह को कौन सा एरिया दे दिया, वो गढ़वाल का रिमेनिंग एरिया दे दिया जो अनडेवलप्ड था। अब सोचो, टिहरी जो डूब गया आज, उस टिहरी को टिपरी कहते थे पहले, और लोग क्या करते थे, वहां पे आपका फिश कैच करने का काम करते थे। सोचो उस बीहड़ में, उस अनडेवलप्ड एरिया में सुदर्शन शाह ने 1815 में क्या कर दिया, टिहरी प्रिंसली स्टेट को डेवलप करने का काम किया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये जो स्लाइड है वो स्लाइड आपका यही बता रही है। एक सेकंड है, बेटा ये है ना। तो इस स्लाइड को अगर आप देख पा रहे हो, तो स्लाइड में सबसे पहले जो आपका पार्ट हमने डिस्कस किया वो ये था कि एंटायर रीजन ऑफ उत्तराखंड वाज कवर्ड बाय ब्रिटिशर्स, रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इसमें आपका 1815 में जब उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, गोरखास को डिफीट दे दी। गोरखास को डिफीट देने के बाद अब उत्तराखंड जब ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में आ गया, तो अब गढ़वाल का डिवीजन हुआ, और गढ़वाल के डिवीजन के बाद प्रिंसली स्टेट की फाउंडेशन पड़ गई। प्रिंसली स्टेट का पहला किंग कौन बना, सुदर्शन शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह का सन बना, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, सुदर्शन शाह बेसिकली आपका वो पर्सन है जिसने उत्तराखंड का जो ईस्टर्न पार्ट था, ठीक है, नॉर्थ, ये जो अपर पार्ट जो मैंने आपको मैप में बताया भी, उस पार्ट को कवर किया, ठीक है। और फाइनली 1947 तक ब्रिटिशर्स ने आपका कहां पर रूल किया, उत्तराखंड पे रूल किया, कंट्री पे रूल किया। भाई 15 अगस्त 1947 को हमें आपका इंडिपेंडेंस मिल गई। तो जब तक आप उत्तराखंड में, इंडिया में ब्रिटिशर्स रहेंगे, तब तक आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी ब्रिटिशर्स रहेंगे। यहां तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे एंग्लो, आपका जो क्या हुआ था, नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 16 का, उसमें कौन कौन सी चीजें आपका निकल के आती है, उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। पहले लिखो इसको।